हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानने वाले हैं यहाँ पे। और ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का यहाँ पे। और इस चैप्टर में हमको बेसिकली जानना क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, और चैप्टर का वेटेज कितना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो देखो, ये चैप्टर जो है तुमको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर को दिए हुए हैं। इसमें 3 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ने हैं और एक चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत सबको जानना है, पूरा डीपली नहीं जानना है। उसमें आपको ये होता है सेकेंड चैप्टर जिसमें पूरा पढ़ना होता है। तो जब चैप्टर जब पूरा पढ़ना है यानी इस चैप्टर से आपको वेटेज देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पे। इसीलिए बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को हमको समझना है। ये चैप्टर बहुत आसान है, यहाँ पे भारी चैप्टर है नहीं यहाँ पे, और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। आसानी से इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं यहाँ पे है। बेसिकली आपको पैसे आते कहाँ से हैं, कि कौन कौन से सेक्टर उसके लिए आपको जिम्मेवार यहाँ पे है, या फिर हमारा जो देश है, कंट्री है, वो कंट्री में जितना भी आपको इनकम होता है उस सभी जब इनकम को हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं यहाँ पे है, जीडीपी बोलते हैं यहाँ पे। तो जो ये इनकम हो रहा है देश का और देश का हमारा जीडीपी बन रहा है, इस जीडीपी को बनाने में आपको कौन कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस क्षेत्र से पैसा आता है, उसी के बारे में हमको पूरा जानना यहाँ पे है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे सेलिंग होती है, कैसे अर्निंग होती है, ओवरऑल हम इसी के बारे में जानने वाले यहाँ पे है ये चैप्टर में, जो कि मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके और एग्जाम के लिए आप क्या करें, एक फास्ट ट्रैक में इसका रिवीजन कर सके और अच्छे नंबर एग्जाम में आप लोग ऑब्टेन कर सके यहाँ पे। तो ध्यान देंगे इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले आप क्या करेंगे, आपको बस एक काम करना है, अपने पास में कॉपी रखना है ताकि मैं कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, मैं बस बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को कहीं आप क्या करें, नोट डाउन कर ले वहां पे, ताकि आपको बाद में आपको स्टोरी लिंक करने में आपको थोड़ा आसानी यहाँ पे हो। तो कॉपी बस एक पास में रखना है यहाँ पे है ना, और लिखते चलना है यहाँ पे और बस आपको पढ़ते चलना है। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगा यहाँ पे। और इसी में क्या करना आपको है, इस चैप्टर को बस 1 या 2 बार बस वीडियो को देखना यहाँ पे है, इससे आपका पूरा डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हमको जानना है कि आपको इस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो ये इकोनॉमी दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो होता क्या है कि कोई एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें आपको हम क्या करें, आपको कुछ अर्न करे, इनकम करे अपना, या तो पैसा कमाए यहाँ पे, और नहीं तो क्या करे, प्रोड्यूस करे आपको गुड्स को। यहाँ पे गुड्स को हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, या फिर सर्विसेज को हम क्या करें, प्रोड्यूस करें यहाँ पे। अब देखो ये डिफिनीशन के लिए बस सही है, समझने के लिए बस इतना ही है। अगर आप किसी भी अगर मायने से अगर आप पैसा कमाते अगर हैं, अर्निंग करते हैं यहाँ पे, आपका अगर इनकम जनरेट अगर होता अगर है ना, आप पैसा कमा रहे हैं, आप किसी को क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे है ना, कुछ ऐसा एक्टिविटी जिससे हमारा इनकम यहाँ पे अगर होता है, तो वैसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। चाहे वो कोई आपको बिजनेसमैन हो, चाहे वो मैं हूं, अगर मैं कहीं जॉब करता हूं उसके बदले मुझे आपका इनकम हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे हो है ना, या फिर कोई भी यहाँ पे हो, आपके पेरेंट्स खुद यहाँ पे हैं जो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं यहाँ पे, यानी उनका इनकम हो रहा है, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको कर पा रहे हैं है ना। तो वही आपको दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसमें आपको इनकम जनरेट हो या फिर कुछ आपको गुड्स का क्या करे, प्रोड्यूस करे, या फिर आपका सर्विस प्रोड्यूस का हो। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो इनकम होता है, जो आपको अर्निंग करते हैं, उस अर्निंग के सेक्टर को 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर मेरे साथ बोलेंगे, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो वही दिया प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्स, डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग, यानी कोई भी ऐसा आपको एक्टिविटी जिसमें हम नेचर के ऊपर डिपेंड हो, अपने प्रकृति के ऊपर हम डिपेंड हो, और उसके थ्रू मेरा अर्निंग अगर होता है, उसके थ्रू मैं क्या करता हूं, पैसा अगर को कमाता अगर हूं, नेचर के ऊपर डिपेंड होकर, प्रकृति के ऊपर डिपेंड होकर पैसा कमाता हूं। अब इसके एग्जांपल्स में आपको पढ़ा मैंने लिखा है एग्रीकल्चर, मैं खेती करता हूं, मैं किसान हूं, और किसान
मैं जब हूँ तो मैं क्या करूंगा, खेती करूंगा, और खेती करने के बाद जो भी आपको खेत से निकलेगा, अनाज निकलेगा, उसको बेचकर मैं पैसा कमाऊंगा यहाँ पे। एक ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा दिया फिशिंग। मैं एक मछुआरा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा पोखरा है, और मैं पोखरा में क्या किया, मछली पालन किया, और क्या किया, जब मछली का जब साइज जब आपको बड़ा हो गया, मैंने मार्केट में बेचा, पैसा कमाया यहाँ पे। डेयरी हो गया, मैं एक आपको क्या हूँ, ग्वाला हूँ, मेरे पास आपको बहुत सारे भैंस है, गाय है, मैंने क्या किया, उनको पाला है तबेला में, और पालने के बाद आपको क्या किया, आपको है उनको को मैंने उनका दूध निकाला और क्या किया, बेच दिया यहाँ पे, तो हमारा आएगा डेयरी में आएगा। और माइनिंग, अब जितने भी आपको निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं आपको, है ना, वो सब हमारे लैंड के अंदर से निकलते हैं यहाँ पे, और उसके लिए आपको माइनिंग करना होता है। इंसान उनको खुद से आपको बनाता तो है नहीं यहाँ पे, नेचर से ऑब्टेन होते यहाँ पे है। तो माइनिंग भी किसके अंडर में आ जाएगा, हमारा प्राइमरी के अंडर में आ जाएगा यहाँ पे। और ओवरऑल प्राइमरी एक्टिविटी को, प्राइमरी सेक्टर को हम ओवरऑल कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं यहाँ पे। एक ऐसा सेक्टर जिसमें आपको ये सब आ जाएंगे, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं यहाँ पे। यानी पहला अर्निंग का जो सेक्टर है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे है, जिसमें नेचर से हम डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करके आपको अपना अर्निंग जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बोलते हैं। नेक्स्ट में दिया है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी में आएगा हमारा रॉ मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर से हमको मिल गया है शुगर केन, गन्ना मिला, ईख मिला, और हमने क्या किया, उस शुगर केन को भेज दिया कंपनी में, और शुगर केन से क्या बन गया, शुगर बन गया, चीनी बन गया हमारा यहाँ पे। तो जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके शुगर केन रॉ मटेरियल फैक्ट्री में भेजा, उसने क्या किया, उसका सारा जूस निकाला उसका, और क्या बना लिया, चीनी बना लिया यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर हम करते अगर है जिसका कुछ वैल्यू ज्यादा हो, वैल्यूएबल गुड्स के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि आपको मान लीजिए हो गया, आपको कॉटन हो गया, कॉटन की खेती होती है, पता आपको है। इंडिया में कहाँ पे खेती होती है ये भी आपको पता है, महाराष्ट्र के एरिया में होती है, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में आपको कॉटन की खेती होती है यहाँ पे। तो जो कॉटन की खेती होती है, उस कॉटन को डायरेक्ट कंज्यूम करना तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि हम आपको खेती करेंगे, कॉटन का उठाएंगे खा लेंगे, कॉटन तो रुई को खाना तो पॉसिबल है नहीं। हमने क्या किया, कॉटन की खेती किया, वो खेती होने के बाद हमको मिला रॉ मटेरियल, मिला उसका रॉ मटेरियल, हमने क्या किया, उस कॉटन को बेच दिया किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, या फिर जो फैक्ट्री का ओनर है, उसने क्या किया, इसी कॉटन का यूज किया, और उसका क्या किया, आपको बनाया, तो वो धागा बनाया, धागा बनाने के बाद उसको क्या किया, तुमको उसको स्पाइनिंग किया तुमको, और कपड़ा बना दिया। अब उस कॉटन का अगर मैं मार्केट में लेने जाऊंगा तो कॉटन का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे कम दाम में मिल जाएंगे, लेकिन कपड़ा बनने के बाद उसका वैल्यू तुमको बढ़ जाएगा। यानी जब जो रॉ मटेरियल था, जैसे हमने क्या किया, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग किया, तो हमारा वैल्यूएबल गुड्स के फॉर्म में आता आ गया। इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, है ना। और इसमें भी अर्निंग होती है। इंडिया की जितनी भी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं, और जो भी लोग उस कंपनी में काम करते हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका अर्निंग हो रहा है। तो सेकेंड सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर। इसमें कुछ भी बनता नहीं है, ना ही नेचर से कुछ हमको गुड्स मिलता है रॉ मटेरियल, और ना ही आपको हम फैक्ट्री से कुछ हमको बनाते हैं यहाँ पे। ये बस अपना क्या करता है, सर्विस को जनरेट करता है, सर्विस देता है यहाँ पे है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई आपको गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको कंपनी का मालिक नहीं यहाँ पे हूँ, ना ही मैं किसान हूँ। मुझे जितना नॉलेज है उस नॉलेज के बिहार पर मैं इस सेक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ, ताकि मेरा ज्ञान जो है या फिर जो सेक्टर के जो आपको बातें हैं वो आपके तक डायरेक्ट पहुंच सके यहाँ पे, है ना। तो मैंने बस अपना क्या किया, आपको सर्विस दिया यहाँ पे। तो मैं आपको टर्शियरी सेक्टर के अंदर में आ जाऊंगा। कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करके जो बॉडी का पार्ट खराब होगा उसको निकालेगा, नया पार्ट लगाएगा, यही नहीं करेगा। डॉक्टर का काम क्या होता है, लीवर को डॉक्टर अगर ट्रांसप्लांट करता है, डॉक्टर लीवर बनाता नहीं है, एक लीवर बॉडी से निकालेगा और दूसरा लीवर बॉडी में डाल देगा। उसने बस क्या किया, अपना सर्विस दिया यहाँ पे। तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, बैंक हो गया। अब बैंक में हम क्या करते हैं, अपना पैसा रखते हैं। बैंक पैसा प्रोड्यूस नहीं करता है, बैंक बस क्या करता है, हमारे पैसे को बस सेफ रखता है, और वो पैसे अगर लंबे टर्म तक हम रखते अगर हैं तो उस पर हमको कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे।
तो वो हमको देता है, अपना सर्विस देता है, वैसे डॉक्टर, वैसे ट्रांसपोर्ट हो गया। इसको हम इस जो सर्विस देने वाला सेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर बोलेंगे यहाँ पे, है ना। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर बोलेंगे इसको, है ना। यही 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर अर्निंग जनरेट करते हैं यहाँ पे हैं। और यही 3 सेक्टर इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने में क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, देखिएगा। जैसे कि कॉटन हो गया, तो कॉटन कहाँ से आएगा, कॉटन आएगा फार्म से, जहाँ पर खेती होगी कॉटन की वहां से आएगा। तो और जो फार्म से आएगा तो किसमें आएगा, ये प्राइमरी में आएगा। अब कॉटन से बना क्लॉथ बना यहाँ पे, कपड़ा बना यहाँ पे, कपड़ा जो बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमारा किसमें आएगा, इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री किसमें आता है, सेकेंडरी में आता है। और क्लॉथ बनने के बाद वो कपड़ा कहाँ चला गया, मार्केट में आया। मार्केट में जब आएगा तो उसकी मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, टर्शियरी। इसने बस अपना क्या किया है, सर्विस दिया है, गुड्स को बस मार्केट तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी। तो तीनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे तीनों सेक्टर के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसमें भी कुछ अर्निंग जनरेट हो रही है, इसमें भी कुछ अर्निंग जनरेट होगी, और इसमें भी कुछ अर्निंग जनरेट होगी। जब तीनों के अर्निंग को मिला देंगे, जब तीनों के अर्निंग को, तीनों का जो भी आपको इनकम होगा, जब मिलाएंगे इंडिया के अंदर, तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो जीडीपी होता है, इसी जीडीपी के ऊपर किसी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री वेल डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है, या कौन सा कंट्री डेवलपिंग कंट्री में है। 3 चीज। डेवलप्ड का मतलब अमेरिका, डेवलप्ड का मतलब अमेरिका, डेवलपिंग का मतलब इंडिया, और अंडर डेवलप्ड का मतलब पाकिस्तान, है ना। 3 एग्जाम्पल इसको हम समझ जाएंगे यहाँ पे। मैं क्यों बोल रहा हूं बात ये, तो समझिएगा यहाँ पे। जीडीपी सबसे ज्यादा जिस कंट्री का हाई है, सबसे जो ऊपर है, वो हमारा किसका है, तो हमारा टॉप में आता है हमारा कौन सा कंट्री, तो अमेरिका आता है। लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर उसका जीडीपी है, 27 ट्रिलियन डॉलर। सेकंड पे चाइना आता है, लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्स में, अब तो बढ़ भी गया होगा। और उसके बाद आपको कुछ और बीच में कंट्री है, हमारा इंडिया का पोजीशन अभी आपको 5वां या 6ठा पर तुम कभी होगा यहाँ पे, क्योंकि डाटा कभी बढ़ती है कभी घटती है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी के टाइम में जो इंडिया का जो जीडीपी है वो 4.15 ट्रिलियन डॉलर है यहाँ पे। इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है, पाकिस्तान का और कम है। पाकिस्तान का जीडीपी उतना ही है जितना इंडिया में महाराष्ट्र एक स्टेट का जीडीपी है। जितना महाराष्ट्र स्टेट इंडिया में जितना आपको एक साल में इनकम प्रोड्यूस करता है, उससे कम ही आपको पूरा पाकिस्तान देश करता होगा। इसलिए पाकिस्तान को मैंने बोला है अंडर डेवलप्ड, इंडिया को डेवलपिंग, और यूएसए हो गया या फिर ये हो गया चाइना हो गया, ये हमारा डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। तो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर, कितना कंट्री का अर्निंग हो रहा है यहाँ पे। तो वही लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के द्वारा जितना इनकम जनरेट किया गया, जितना प्रोडक्शन हुआ, जब सबके इनकम को जोड़ देंगे, है ना, जैसे आप लिखा है जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। जब तीनों सेक्टर के जीडीपी को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे, जोड़ने के बाद जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एक देश का निकलता हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना उस कंट्री का इनकम है, वो इनकम हमारा बाहर आपको निकल जाएगा यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे है ना, समझिए यहाँ पे। अब इसमें एक कंसेप्ट जो यहाँ पे आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। बुक में दिया होगा आपको, एक टॉपिक दिया होगा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में और फाइनल गुड्स के बारे में। गुड्स का मतलब होता है तुमको कोई सामान, कोई वस्तु, किसी चीज को हम बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। जैसे कि ये मार्कर भी मेरे लिए एक तरह का गुड्स है, सामान है। ये बोर्ड मेरे लिए एक तरह का गुड्स है, सामान यहाँ पे है ना। तो ये गुड्स बनते कैसे होंगे और बनाने में कौन कौन सी चीजें में आपको हेल्प करती है यहाँ पे। तो इस गुड्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स
और एक को बोलते हैं फाइनल गुड्स। पहले को बोलेंगे इंटरमीडिएट, दूसरा को फाइनल। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस चीज को। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग की नीड है, मतलब कि एक बार बन गया हो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी आगे और कुछ प्रोसेसिंग होगा तब जाके ये कामगर होगा, यहाँ पे तब जाके वो काम लायक बनेगा। जैसे अगर कोई कंपनी अगर चक्का बनाती है, चक्का, तो चक्का बनाने के बाद उस चक्का को तुमको कंपनी क्या करेगी, ले लेगी, डंडा खेलेगी, घुमाएगी, ऐसे नहीं ना करेगी। यहाँ पे वो क्या करेगी, किसी मोटर बाइक कंपनी को भेज देगी, किसी बाइक कंपनी को बेचेगी, किसी साइकिल कंपनी को बेचेगी, यहाँ पे है ना। और वो साइकिल कंपनी, बाइक कंपनी, मोटर बाइक कंपनी जो भी होंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, अपने व्हीकल में चक्का लगाएंगे और तब गाड़ी चलेगा यहाँ पे। बात समझ रही ना। जो चक्का बना रहा है कंपनी, जो टायर कंपनी बना रहा है, एग्जाम्पल के रूप में लीजिए MRF एक कंपनी है जो आपको चक्का बनाती है, टायर बनाती है। तो वो टायर को बनाकर क्या करेगी, किसी वैसे कंपनी को बेचेगी जो कंपनी आपको मोटरसाइकिल बना रही हो, कार बना रही हो, उनको बेचेगी। और वो क्या करेंगे, अपने व्हीकल में चक्का लगा लेंगे, वो टायर लगाएंगे यहाँ पे, और तब उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जो कंपनी ने बनाया, टायर बनाया, वो टायर इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। लेकिन उसी टायर का यूज करके जिस कंपनी ने क्या किया, उसको गाड़ी में लगा दिया, उसे व्हीकल में जोड़ दिया, बाइक में, कार में, तो वो हमारा फाइनल गुड्स के फॉर्म में आ गया। एग्जाम्पल के रूप में एक और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक मोटर बाइक है, होंडा कंपनी का है, ठीक है ना, आपको पता भी हो, होंडा कंपनी का यहाँ पे है। और होंडा कंपनी की जो मेरा बाइक यहाँ पे है, उस बाइक में आपको चक्का लगा हुआ है ना, वो MRF का है, और एक चक्का लगा दिया है CEAT का, CEAT, 2 चक्का लगाए हुए हैं। मेरा बाइक होंडा कंपनी का है। मेरे बाइक के अंदर जो डिक्की लगवाए हैं वो स्टर्स कंपनी का है। तो समझिए, डिक्की के लिए एक अलग कंपनी है, स्टर्स कंपनी, दोनों चक्का के लिए अलग कंपनी है, MRF कंपनी अलग है, CEAT कंपनी अलग है। ये सभी कंपनी आपको क्या आपको है, एक किसी नहीं है, सभी कंपनी आपको अलग अलग कंपनी यहाँ पे है। मेरे गाड़ी में जितना भी आपको बाइक में मेरा वायरिंग हुआ होगा उसके लिए एक अलग कंपनी होगी यहाँ पे। और सभी कंपनी जो है आपको, इसने क्या किया होगा, होंडा कंपनी को ये सभी गुड्स आपको क्या किए होंगे, सेल किए होंगे, ये सामान आपको बेच दिए होंगे। और होंडा कंपनी ने क्या किया, बस अपना मोटर लगाया और इन सभी को मिलाकर क्या किया, आपको एक नया बाइक बना दिया। तो ये चक्का, ये डिक्की, ये वायर, ये सब क्या थे, इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल है। लेकिन जब एक बाइक बन के जब आपको रेडी हो गया, तो मेरा बाइक क्या हो गया, फाइनल गुड्स यहाँ पे हो गया। तो बस सिंपल से कंसेप्ट है कि इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर प्रोसेसिंग की नीड होती है, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें प्रोसेसिंग की कोई नीड नहीं है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में हो सकता है जो कैमरा हो वो सोनी कंपनी का हो, जो बैटरी हो उसको किसी और कंपनी ने बनाया होगा, स्पीकर होगा उसको किसी और कंपनी ने बनाया होगा, लेकिन आपका फोन किसी और कंपनी का होगा। जिस कंपनी का फोन यूज करते हैं, है ना, उस कंपनी ने क्या किया होगा, कैमरा खरीद लिया होगा सोनी से, स्पीकर खरीदा उस कंपनी से, वायर खरीदा उस कंपनी से, बस लगाया क्या, अपना मदरबोर्ड लगाया, और लगाने के बाद सबको असेंबल करके फाइनल गुड्स बनाया फोन कंपनी। आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसका यूज कर पा रहे हैं। और जो भी हम आपको पेमेंट करते हैं, जो गुड्स बाई करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फाइनल पेमेंट करते हैं। आप कभी अगर आपने मोबाइल बाई करने गया, आप कोई नया फोन खरीदते अगर है, अब थोड़े बोलते हैं कि भैया इसका कैमरा का दाम कितना हुआ, इसका स्क्रीन का दाम कितना हुआ, इसमें स्पीकर जो लगा है उसका दाम कितना यहाँ पे है, चार्जिंग प्लग लगा है उसका दाम कितना है, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं भैया इस फोन का दाम कितना है पूरा, तो बोलेगा 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो बोलेगा ना। यानी फाइनल बता रहा है वो, सबको दाम को मिलाने के बाद जो आप यूज करते हैं वो फाइनल गुड्स यहाँ पे है। और फाइनल गुड्स में प्रोसेसिंग की नीड नहीं पड़ती है, उसको डायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है। खाना खाते अगर होगे तो चावल है, दाल है, सब्जी है, नमक है, हल्दी है, मरचा है, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स। और उसे चावल सब्जी बना के केवल सौंग के खा लिया, फाइनल गुड्स हो गया। बस अंतर इतना ही है, समझना बस हमको इतना ही है। इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर प्रोसेसिंग की नीड होती है, लेकिन फाइनल गुड्स में हमको कोई प्रोसेसिंग की नीड हमको नहीं होती है, जिसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सके यहाँ पे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, एक फार्मर्स होता है, एग्जाम्पल जो दिया है बुक में वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि डाउट में नहीं आएंगे आप लोग। एक फार्मर होता है जो आपको गेहूं का खेती करता है, और गेहूं का खेती करके वो क्या करता है, 8 रुपया पर किलो के हिसाब से वो बेच देता है, किसको, मिल वाले को बेचता है।
मिल वाला ने क्या किया, उसको गेहूं को पीस दिया, बना दिया आटा, और आटा को क्या किया उनको 10 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया। बिस्किट कंपनी को बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिया, थोड़ा सा तेल मिला दिया, और आपको बहलाने फुसलाने के लिए थोड़ा फ्लेवर डाल दिया। अब फ्लेवर डालने के बाद उसको मिलाकर बेक कर दिया, और क्या किया, आपको बेच दिया। आपको जो आटा उसने खरीदा है 10 रुपये पर किलो के हिसाब से, और 1 किलो आटा से उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाया है, और एक बिस्किट का पैकेट का दाम रख दिया 15 रुपया। और 1 किलो आटा में थोड़ा चीनी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा फ्लेवर मिलाकर 60 रुपए में बेच दिया। सोचिए कितना आप लोग काटते हैं, है ना। वो चीज आप होता है, और वो जो बिस्किट बन गया मेरा क्या हो गया, फाइनल गुड्स। अब बिस्किट खरीदने जाओगे तो बोलेगे दुकानदार से कि इसमें चीनी का दाम कितना है, तेल का दाम कितना है, मार के लगा देगा, है ना। यहाँ पर सब बोलोगे बिस्किट का दाम कितना है, बोलेगा 15, तो लो 15 लो, ऐसे बोलिएगा। ना कि बोलिएगा कि भैया इसमें हमको रैपर नहीं चाहिए, प्लास्टिक को ऊपर हमको नहीं चाहिए, उसको छोड़ के तब दाम बताइए। बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो वो चीज यहाँ पर एग्जाम्पल बुक में भी दिया है कहानी आपको, और मैंने उसकी आप समझा के दिया लिख के यहाँ पे। अब इसके बाद देखिएगा दिया है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अब सेक्टर जो है 3 सेक्टर जिसके बारे में बात किया, भूलना नहीं है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। और टर्शियरी को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। भूलिएगा नहीं, रिकॉल करते रहिए दिमाग में। चैप्टर अभी आपको याद हो जाएगा बाबू, प्लीज पढ़ लीजिए, अभी मजा आ जाएगा सही में, है ना। समझ में आ जाएगा ना, तो सही में आपको हर क्वेश्चन लगेगा। जब आपको डील होने ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्ट करता है आदमी अपने आप को। लगता है कि भाई अब आदमी को ये स्टार्ट हो गया है, हमको तो सब आता है ना। तो वैसा फीलिंग चाहिए तो बस अभी पढ़ लो, बाद में दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अब जो 3 जो सेक्टर्स में कैसे तुमको चेंज यहाँ पे हुआ, है ना, कुछ साल पहले से लेकर अभी तक क्या क्या तुमको चेंज यहाँ पे हुआ है। तो पता है कि आपको जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, आजादी के बाद आपको इंडिया में आपको शहर तो थे नहीं, इंडस्ट्री भी उतना था नहीं, और ना ही उतना शिक्षा था उस समय। लोग आपको इलिटरेट थे, असाक्षर थे, लिखने पढ़ने का ढंग था नहीं। और जब लिखने पढ़ने का ढंग नहीं है तो काम कहाँ मिलेगा। वैसे जगह काम मिलेगा जहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और उस समय वो बस एक ही सेक्टर था, वो था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे लोग जाएंगे, आपको उठाएंगे, आपको क्या बोलते हैं उसका कुदारी, और लगेंगे खेत को तुमको काटने, यहाँ ले लेंगे खुरपी और लगेंगे मिट्टी को पलटने लगेंगे, यहाँ पे बीज लगाएंगे, खेती करेंगे। तो इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या करते थे उस समय, खेती किया करते थे, क्योंकि इलिटरेट थे आप लोग उस समय। आपको इंडिया के अंदर एजुकेशन नहीं था, और फैक्ट्री होती नहीं काम करने के लिए। और सर्विस सेक्टर तब आएगा जब लोग का पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे आप सर्विस की डिमांड कब कीजिएगा, जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो आपके पास आप सर्विस का डिमांड कीजिएगा। जब पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो कोई सर्विस नहीं चाहिए, हमको नहीं जाना है। बात समझ आ रही है यहाँ पे। उस समय स्टार्टिंग में लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे, इससे आपको इंडिया का जो था जीडीपी वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड था। जिस एक सेक्टर से ज्यादा इनकम आएगा, जीडीपी आपको उस सेक्टर के ऊपर आपको डिपेंड रहेगा। यहाँ पे तो प्राइमरी सेक्टर से उस समय आपको लोग जब काम करते थे तो सब लोग खेती का काम कर रहे हैं। ये बात आपको 1960-70 का है, जिस समय इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। आपको उस समय खेती में आपको बहुत सारे चेंजेस किए गए, आपको मॉडर्न टूल्स लेके आए गए, पेस्टिसाइड्स लेके आए गए, उस समय आपको हाइब्रिड सीड लेके आए गए यहाँ पे, और खेती करना इंडिया में स्टार्ट किया गया बहुत लार्ज स्केल में, ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। तो उस समय इंडिया का जो बनता है जीडीपी वो बनता है 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ 1960-70 में था। किसके भी यहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर के भी यहाँ पर। प्राइमरी सेक्टर था और नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में ये हुआ कि आप इंडिया में इंडस्ट्रीज आते हैं, कंपनीज आते हैं, और कंपनीज आने के बाद तुमको इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, लोगों का अर्निंग बढ़ता है, लोग एजुकेट होते हैं, लोग पढ़ना सीखते हैं, और पढ़ना सीख के लोग क्या करते हैं, आपको है कंपनीज में काम करते हैं। फिर नए नए आपको जब आपको उसमें आते हैं सर्विस आते हैं, फिर इंटरनेट आता है, फिर आपको का सब चीज भर जाता है आपको के यहाँ पे, है ना। तो मॉल खुल गया तो कुछ खुल गया तो कुछ खुल गया, ऐसा चीज तुमको। फिर मेट्रो आ गया तुमको हर जगह, तुमको यहाँ पे हम भी देख रहे हैं पटना में तुमको मेट्रो आ गया यहाँ पे है। कल को तुमको आपको मुजफ्फरपुर में आ जाएगा, फिर मोतिहारी में आ जाएगा। एक दिन ऐसा है कि आपको हर गाँव गाँव में तुमको मेट्रो चलेगा। जब लोग का इनकम बढ़ेगा तो सर्विस का डिमांड नहीं बढ़ेगा, हर कोई सर्विस का डिमांड करेगा यहाँ पे।
जैसे अभी के पहले के टाइम में आपको किसी चीज को मंगाना होगा तो खुद जाना होगा। अभी के टाइम में घर बैठे कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो चाहिए खाना पीना सब मंगा लीजिए घर पे केवल में, सब मंगा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस है। इनकम जब बढ़ेगा तो सर्विस का डिमांड बढ़ेगा तुमको यहाँ पे, सिंपल सा। तो बाद में जब ये सब चीजें होता है तो जो इंडिया का जीडीपी आपको प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता था वो कहाँ पहुंच गया, टर्शियरी पहुंच गया, है ना। और इतना बढ़ा कि आपको लगभग 2001 के आसपास में आपको इंडिया का जीडीपी होता है 55 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, 55 लाख करोड़ को पहुंच गए बाबू। अभी के टाइम में हम लोग 4.15 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच गए हैं लोग, बहुत आगे निकल गए हैं लोग, है ना। हम लोग का स्पीड बहुत तेज है। जाए कभी सर्च कीजिएगा ना अभी के टाइम में 2026 में आपको कि कौन सा कंट्री सबसे फास्ट डेवलप कर रहा है तो इंडिया आएगा, आपको दिखाएगा जीडीपी में परसेंटेज सबसे हाई अभी हम लोग है ना। तो इंडिया वाले जीडीपी में आपको अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसमें आप लोग का भी योगदान होगा आने वाले टाइम में। आने वाले 5 साल बाद आप लोग खुद दीजिएगा, अपना योगदान दीजिएगा उसमें, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा टर्शियरी सेक्टर हमारा आपको बढ़ गया। टर्शियरी सेक्टर में क्या आपको डिमांड बढ़ा है, देखिए द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज। और गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों को बेसिक सर्विस देना शुरू करता है। बेसिक सर्विस माने क्या, तो इसमें हॉस्पिटल आपको हर एरिया में देखने को मिल जाएगा। पहले इंडिया में एगो एम्स था दिल्ली में, दिल्ली एम्स, अब गोरखपुर एम्स सुनने को मिल रहा है, पटना एम्स सुनने को मिल रहा है, दरभंगा एम्स सुनने को मिल रहा है ना। तो हॉस्पिटल का नंबर बढ़ रहा है हर जगह। पहले किसी एरिया में बस 1 2 3 डॉक्टर देखने को मिलेंगे, आजकल हर गली गली में आपको फलना डॉक्टर, चिल्ला डॉक्टर, हर जगह डॉक्टर, है ना। हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो आपको बीटेक किया होता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया होता है, और इंजीनियर होता है या तो आईटी में है, ना सिविल में है, ना तो कहीं है। सब डिमांड बढ़ रहा है किसमें आके, सर्विस सेक्टर में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा रही है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। पहले एगो आर्मी, अब बीएसएफ, आईटीबीपी, बिहार पुलिस, एनडीआरएफ, का सब डिफेंस का सेक्टर बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट में देखिएगा तो यहाँ पर तो फलना हाईवे निकल गया है, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां पे, शहर के बाहर निकल जाएंगे, है ना। शहर के अंदर जाना भी नहीं यहाँ पे, तो हाईवे है तो नेशनल हाईवे, तो इंटरनेशनल हाईवे, तो एक्सप्रेस वे, सब में स्पीड बढ़ा दिया गया है। तो 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन ऐसे बना दिया गया है, ट्रांसपोर्ट बना दिया गया है। डिमांड बढ़ रहा है ना। और बैंक, पहले आपको बस एगो बैंक था, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, पंजाब नेशनल बैंक आपको बहुत पहले से यहाँ पे है ना। तो बैंक ऑफ इलाहाबाद आ गया, तो कल को आएगा तुमको बैंक ऑफ मोतिहारी आएगा, बैंक ऑफ बेतिया चला आएगा तुमको, बैंक ऑफ नरकटियागंज, बैंक ऑफ रामनगर, का नहीं आएगा। ये सब डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। बेसिक सर्विस का डिमांड बढ़ रहा है। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जब डेवलपमेंट होगा, जब इनमें आपको ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब लोग के पॉकेट में आएगा ना पैसा बाबू, तो लोग आपको डिमांड करते हैं। जब लोग के पॉकेट में जब पैसा आएगा ना तो लोग ब्लिंकिट से खाना मंगा लेंगे, पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। और जब नहीं होगा ना तुमको, तो जाकर आप रोड के जो साइड में जो होता है ठेला गाड़ी में जाकर 10 पैकेट कुछ खरीद के खा कर अपना पेट भर लेंगे, कोई सर्विस नहीं चाहिए। पैसा आता है तो हम सर्विस लेके आता है, सर्विस का डिमांड करते हैं। जब पैसा नहीं होता है तो कोई सर्विस काम का आपको नहीं रहती है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे। लेकिन आज के टाइम में आपको हर घर में आपको देखेंगे बच्चा भी इतना टैलेंट हो रहा है कि वो सर्विस की डिमांड कर रहा है बचपन से, है ना। आप लोग जब छोटे होंगे, बच्चे होंगे, शायद उस समय आप लोग के टाइम में घर में कहीं हो सकता है स्मार्टफोन नहीं होगा, या फिर होगा भी तो आपको सबके पहुंच में नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को उस समय उतना फैसिलिटीज आपको थी नहीं यहाँ पे। अभी के टाइम में बच्चा खाना खाने के लिए भी पहले आपको कार्टून देखेगा यहाँ पे, छोटा भीम तो कौन भीम देखेगा यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे है, सर्विस बढ़ रहा है, ये सर्विस आगे जाकर और बढ़ेगा यहाँ पे। जितना सर्विस बढ़ेगा सर्विस सेक्टर का उतना ही डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे, और उतना ही कंट्री का जीडीपी आगे जाएगा। बड़ो क्या दिक्कत है आपको। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब इसमें देखिएगा ये इतना टॉपिक अब आता है ये 3 में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसको सिंपल को समझ जाना, मैं कंसेप्चुअल बेस ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनाइज में जिसमें आपको गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जिसमें सब कुछ आपको क्या हो, हमारा हो फिक्स यहाँ पे हो,
है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट से वो क्या हमारा हो, रजिस्टर्ड यहाँ पे हो, जैसे उसमें आपको रेगुलर सैलरी मिलेगा, महीना भर काम किए 30 दिन और 30 दिन के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आ गया, फिक्स सैलरी यहाँ पे होगा, है ना। फिक्स वर्किंग आवर, अभी इंडिया में कॉन्सेप्ट है तुमको कोई भी काम करना है तो मात्र 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको ओवर टाइम मिलेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको उसका पैसा मिलेगा यहाँ पे। लेकिन काम करने के बाद सबको कोई भी कंपनी आपसे काम ले सकती है मात्र 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं देना। फिक्स इसमें आवर फिक्स हो। जॉब सिक्योरिटी, आपको ऐसे ही जॉब से नहीं निकाला जाएगा, जॉब से निकालना भी होगा तो पहले 3 महीना पहले आपको अल्टीमेटम दिया जाएगा, है ना। आपने अगर ठीक कीजिए, सुधार कीजिए, यहाँ पे नहीं करते हैं तो फिर आपको दिया जाएगा लिखित रूप में, आपसे मांगा जाएगा, इसके बाद गलती होगा तब आपको जॉब से बाहर निकालेंगे, और तभी गलती करते हैं तब जाके आपको वो निकाले, ये भी पता नहीं आपको पॉसिबल है कि नहीं। लेबर कोर्ट के अंदर जाकर कोई और केस कर दिया होगा तो भी आपको निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिले, हमको हमारा जॉब जाने का डर नहीं हो, हमको पेड लीव मिले। पेड लीव का मतलब होता है कि आपको साल भर में आपको कुछ दिन का छुट्टी मिलता है और छुट्टी का पैसा नहीं कटता है, वो आप उसका सैलरी आपको मिलेगा, सैलरी में आपको अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं पेड लीव बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, आपका पीएफ कटे जब आप होंगे ना, पीएफ का मतलब इतना समझ जाइए, जब आप जॉब से रिटायर करेंगे तो आपको मोटा पैसा मिलेगा, हो सकता है 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ आपका जितना सैलरी होगा उसके बिहाफ पर आपका पीएफ का क्या होगा, कटेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा। तो पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, मेडिकल फंड हो गया। अगर ये सब फैसिलिटीज जिससे मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे रेलवे हो गया, है ना, भारत पेट्रोलियम हो गया यहाँ पे, है ना। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट से क्या हो, आपको रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी सब किसके अंडर में आ जाएंगी, आपको टाटा की कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, अंबानी की कंपनी हो गई, सब तो कंपनी आपको आते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और जो चीज ये सब जिस भी जॉब ये सब चीज नहीं मिलता है हमारा किसमें आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें गवर्नमेंट से आपको रजिस्टर्ड आपको वो नहीं होगा, है ना। इसमें आपको सैलरी कम मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, काम आपको 8 घंटा नहीं 12 घंटा 15 घंटा काम आपसे लिया जाएगा, यहाँ पे कोई पेड लीव नहीं मिलेगा, अब्सेंट करे तो पैसा आपका बढ़ जाए, यहाँ पे कोई पेंशन नहीं। जैसे एक शॉपकीपर है, वो दुकान खोलता है सुबह में अगर 6 बजे, रात में बंद करता है 9 बजे, तो 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम किया, यानी 15 घंटा काम किया, और 15 घंटा काम किया। जो उसके दुकान में कोई लेबर काम कर रहा है तो वो भी आपको लगभग 10-12 घंटा काम किया ना यहाँ पे। इसमें कोई टाइम का लिमिट यहाँ पे है नहीं है, कभी 8 घंटे में दुकान बंद हो जाएगा, कभी 12 घंटे में चल जाएगा, और जब सीजन का टाइम आएगा तो 15 घंटा 18 घंटा दुकान आपको खुले रह जाएगा यहाँ पे, है ना। उसमें आपको कोई अगर अब्सेंट करता अगर है, अगर कोई दुकानदार के अगर है और उसके आपके अगर आदमी काम कर रहा है, काम करने नहीं आया, तो हो सकता है दुकानदार उसके पैसे आपको काट ले, अगर ज्यादा बोलेगा तो जॉब से निकाल देगा। यानी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, पेड लीव भी नहीं मिल रहा है, और कोई पेंशन नहीं है, कोई पीएफ नहीं है। जो चीज आपको ऑर्गेनाइज में मिलती है वही चीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिएगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक का मतलब इसको ऑन एंड कंट्रोल, मालिकाना हक और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। से इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब तीनों हमारे आते हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट उसमें आपको सैलरी देगी यहाँ पे, है ना। उसके लिए आपको गवर्नमेंट का जॉब निकालना पड़ेगा, कोई जॉब बोल रहा है उसका एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, एग्जाम निकालिएगा वहाँ पे, तब जाकर आपको मिलेगा, आपको पब्लिक सेक्टर जॉब मिलेगा यहाँ पे। तो जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको क्या हो, इन्वॉल्व हो, वो हमारा होता है पब्लिक सेक्टर। जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो, कोई कंपनी हो गया, है ना, और प्राइवेट के द्वारा तुमको काम तुमको लिया जा रहा है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, शॉपिंग मॉल। जैसे मान लीजिए कोई अगर आदमी काम कर रहा है, अगर है किसी आपको स्कूल में पढ़ा रहा है, जैसे कोई इंसान अगर पढ़ा रहा है संत जेवियर मिशन स्कूल में, तो प्राइवेट सेक्टर में आ गया ना भाई, वो तो आपको क्या हो रहा है, तुमको उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब कोई पढ़ा रहा होगा, है ना, तो वो सब चीजें आपको किसमें आएंगे, है ना, हमारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, जहाँ पे आपको प्राइवेट के द्वारा तुमको क्या किया जा रहा है, तुमको काम लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना, प्राइवेट में आते हैं। इसके बाद जो दिया है टॉपिक दिया है, ये चैप्टर का आपको एंडिंग पॉइंट होने वाला है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प, सेल्फ मतलब खुद, हेल्प मतलब सहायता, और एक ग्रुप मतलब एक समूह, यानी एक ऐसा ग्रुप के द्वारा खुद का अगर हेल्प अगर किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं।
जैसे आपको बुक में एक लंबा कहानी दिया होगा, एक सीता है, एक गीता है, तो पैसा जमा करता है, सब का तका सब दिया होगा, पढ़िएगा वहाँ कहानी जाकर वहाँ पे। यहाँ पे बस समझ लीजिए क्या है बताइए, ताकि यहाँ समझ लीजिएगा ना तो कहानी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आएगा। अच्छा सर जी समझाए हुए थे ना हमको यहाँ पे, है ना, और सर जी समझा दिए हैं, बस कहानियां देख कर हमको समझ में आ जाएगा अच्छा ये बात बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो एसएचजी इज अ विलेज बेस्ड फाइनेंशियल कमिटी यूजुअली कंपोज ऑफ 10 to 20 लोकल वीमेन और मेन, यानी एक गांव के अंदर एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे 10 या 20 महिला या पुरुष, मेल या वीमेन मिलकर और क्या कर रहे हैं, तुमको कुछ ना कुछ आपको अपना उसमें योगदान दे रहे हैं अपने कमिटी में। मान लीजिए कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे अगर 20 लोग को मैंने ग्रुप बना लिया और बोलता हूँ कि डेली क्या करना है आपको, इस ग्रुप के अंदर 100 रुपये सब कुछ डाले गए यहाँ पे, तो 20 आदमी डेली 100 रुपये डाल रहे हैं, पर डे का इनकम उस ग्रुप का कितना हो जाएगा, 20 आदमी अगर है 100 रुपये डाल रहा है तो उनको 2000 रुपया एक दिन में, महीना में होगा 60,000 रुपया, महीना में कितना होगा 60,000, है ना, एक महीना में, हाँ 60,000 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और एक साल में कितना होगा 7,20,000, 12 7,20,000, है ना, 5 साल में आपको सोच लीजिए कितना हो जाएगा, वो 35-40 लाख पहुंच जाएगा यहाँ पे। और उतना पैसा जमा करके आपको यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उस ग्रुप में हम भी अगर हैं, हमको अपना कोई दुकान खोलना है, हम क्या करेंगे, अपने ही ग्रुप से क्या करेंगे, पैसा उठा लेंगे लोन पर 0.5% के इंटरेस्ट पे या 1% के इंटरेस्ट पे, वो पैसा उठा कर क्या करेंगे, आपको अपना दुकान कर लेंगे और फिर जितना पैसा उठाया तो फिर उस ग्रुप में क्या करेंगे, भर देंगे। फिर किसी को और काम पड़ा, उसने क्या किया, उस ग्रुप से पैसा निकाल लिया, अपना काम कर लिया, फिर किसी और ने काम कर लिया, फिर किसी और ने काम कर लिया, यानी अपने ही पैसों जो जमा किए थे लोग मिलाकर उसी पैसे के थ्रू हमने क्या किया, अपना सबने क्या किया, अपना अपना दुकान खोल लिया और सबका अर्निंग आपको जनरेट होना शुरू हो गया, है ना, और ये ग्रुप चलता रहेगा। अगर मन करता है ग्रुप अगर हमको तोड़ना है तो पैसों को फिर क्या करेंगे, 20 भाग में बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जो बेसिकली आपको वीमेन के लिए आपको देखने को मिलता है, महिलाओं के लिए, ऐसे मेन भी इसमें आपको इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। तो ये आपको होता है आपको डेली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे कुछ पैसा सब क्या करते हैं ग्रुप में डालते हैं और उस पैसे का हम क्या करते हैं, बाद में जब पैसा बढ़ जाएगा तो अपने ही ग्रुप से पैसा लोन लेकर काम करा लेंगे और बाद में जब अगर मेरा काम अगर पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट से उसका क्या करेंगे, आपको हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि हमारा एक ग्रुप है। कोई अगर चाहता है बिजनेसमैन या कोई अगर लोन लेने के लिए तो आप हमसे लोन ले सकता है, उसके बदले में हम क्या करेंगे 2-3% लगा देंगे इंटरेस्ट रेट, तो जो ग्रुपों में जो पैसा है पैसा और बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा और बढ़ेगा यहाँ पे, उसी को बोलते हैं एसएचजी ग्रुप बोलते हैं। यही सेक्टर में दिया हुआ है, अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है यहाँ पे है ना, और नहीं समझे हो तो क्या कर सकते हैं, फिर समझाएंगे ना, छोड़ेंगे थोड़े हम। तो इस चैप्टर को क्या करना है, आपको अच्छे से समझ लेना है, इसका नोट्स लिख लेना यहाँ पे है और लिखने के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो यूजुअली आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा इस पर, इसको प्रैक्टिस करिए ले यहाँ पे। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको क्वेश्चन बनना शुरू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा यहाँ पे, है ना। इसी के साथ अगर वीडियो अगर अच्छा लग गया, अगर गलती से है ना, तो लाइक कर दीजिएगा, कभी सब्सक्राइब कर मार दीजिएगा एक बार, है ना, अपने शेयर कर दीजिएगा, तीनों काम कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ, जो चैप्टर काफी शानदार होने वाला है, मैं आज ही बोल दे रहा हूँ है ना। और ये हो सकता है ये चैप्टर आपके देश से रिलेटेड हो, कंट्री से रिलेटेड हो, तो सोचते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।